हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हमारा विषय है एशिया में प्राकृतिक वनस्पति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसा भौगोलिक तंत्र है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होकर प्रकृति को प्रभावित करता है। अर्थात सबसे पहले हम ये भी जानें कि हम प्राकृतिक वनस्पति से आशय क्या है हमारा। प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति का वह प्रकार होती है जिसके उगने में, बढ़ने में, विकसित होने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं होता। अर्थात वनस्पति का वह प्रकार जो पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर है, जिसका पालन पोषण स्वयं प्रकृति करती है, उसे ही हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत रखते हैं। इसीलिए तो ये कहा गया है कि प्राकृतिक वनस्पति एक ऐसा भौगोलिक तंत्र है जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होकर प्रकृति को प्रभावित करता है। प्राकृतिक वनस्पति जलवायु तथा उच्चावच आदि कार्यों से सर्वाधिक प्रभावित होती है। यही कारण है कि जलवायु और उच्चावच परिवर्तन के साथ ही वनस्पति में भी परिवर्तन हो जाता है क्योंकि जो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जलवायु के अंतर्गत तापमान और वर्षा, उसके अतिरिक्त उच्चावच, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें यदि थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव वनस्पति के अंतर्गत भी हमें दिखाई देता है। और इस दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप चूंकि विश्व का सबसे विशाल महाद्वीप है, जहां पर धरातलीय विविधताएं अर्थात उच्चावच संबंधी विविधताएं, उसके साथ साथ चूंकि इसका विस्तार दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध तक है, इसके कारण से यहाँ पर जलवायु संबंधी विविधता भी बहुत अधिक पाई जाती है। इसीलिए एशिया के अंदर जलवायु और उच्चावच संबंधी विविधताएं पाए जाने के कारण से यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति जो है उसके अंतर्गत भी हमें अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। एशिया के अंदर जो पाई जाने वाली जो वनस्पति है उसको हम अध्ययन की दृष्टि से 7 प्रकारों के अंतर बांट करके उसका अध्ययन करते हैं। ये आपके सामने डिस्प्ले पर है कि ये जो 7 प्रकार हैं उनमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्ण मानसूनी वन, तीसरा है शीतोष्ण मानसूनी वन, चौथा है घास के मैदान या सवाना वन, पांचवा है कोणधारी वन, छठा है मरुस्थलीय वन और लास्ट पर्वतीय वन। तो अध्ययन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति का अध्ययन इन 7 प्रमुख प्रकारों में बांट करके किया जाता है। अब हम इनमें से एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका विस्तार कहां पर है और किस प्रकार से इनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पर। ये जो वनस्पति है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अत्यधिक जो तापमान है, जहां पर उच्च तापमान पाए जाते हैं और उच्च वर्षा यानी कि अधिक वर्षा, जहां पर वर्ष भर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और उच्च तापमान यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पाया जाता है, ऐसे भागों के अंदर इस वनस्पति का मुख्य रूप से विस्तार हमें देखने को मिलता है। यदि हम बात करें तो इस मानचित्र के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे सामने यहाँ पर एक लाइन जो खींची जा रही है ये भूमध्य रेखा के रूप में है। इस भूमध्य रेखा के समीपवर्ती भागों में जहां पर उच्च तापमान और वर्षा अधिक होती है वहां पर इस प्रकार की वनस्पति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, मानसून एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग, भारत का ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर ये इस प्रकार की वनस्पति हमें दिखाई देती है। इस प्रकार की वनस्पति में वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है तथा इनकी लकड़ी कठोर होती है। इनके अंतर्गत लताएं और झाड़ियां पाए जाने के कारण से ये वनस्पति सघन रूप में पाई जाती है। अर्थात यह वनस्पति बहुत ही अधिक सघन होती है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आसानी से धरातल पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए प्रकाश पाने की होड़ में वनस्पति की ऊंचाई भी लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। ये जो वनस्पति है इसका आर्थिक दृष्टि से तो कम महत्व है, किंतु जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के लिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इनको हम विश्व के फेफड़ों के रूप में भी हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों से ही प्राप्त होती है। महोगनी, ताड़, रबड़, रोजवुड, सिनकोना इत्यादि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। दूसरे प्रकार की जो वनस्पति आती है वो है उष्ण मानसूनी वन। इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार
वियतनाम और दक्षिण चीन, ये जो हम बात देख सकते हैं, ये वाला जो भाग हमें दिखाई देता है, इस भाग के अंतर्गत इस प्रकार की वनस्पति का विस्तार दिखाई देता है। इसके साथ साथ भारत का ये जो भाग है, मध्यवर्ती भाग, यहाँ पर भी हमें मानसूनी वनस्पति का विस्तार दिखाई देता है। इसके अंतर्गत वृक्ष ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनकी सघनता और वृक्षों की ऊंचाई में भी भिन्नता पाई जाती है। कई जगह पर ये अत्यधिक सघन है तो कई जगह पर ये विरल है, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखीय वनों की तुलना में कम पाई जाती है। साल, सागवान, आम, जामुन, शीशम, ये जो है इसके अंतर्गत मुख्य वृक्ष है और आर्थिक दृष्टि से इन वनों का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि साल, सागवान, आम, जामुन, शीशम ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वनस्पति होने के कारण से इस प्रकार की वनस्पति का आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व अधिक है। इसी कारण से इन वनों का शोषण सर्वाधिक हुआ है, अर्थात इनकी कटाई भी सर्वाधिक हुई है आर्थिक दृष्टिकोण के कारण से। तीसरे प्रकार की जो वनस्पति आती है उसे हम शीतोष्ण मानसूनी वन कहते हैं। इन वनों का जो विस्तार है वो चीन के मध्यवर्ती भाग में, ताइवान में और जापान में, इन भागों के अंतर्गत हमें ये वनस्पति दिखाई देती है। चीन का ये जो मध्यवर्ती भाग है, इसके अतिरिक्त ताइवान के साथ साथ ये जो जापान क्षेत्र है, इसके अंतर्गत हमें ये वनस्पति दिखाई देती है। इनमें मुख्य रूप में वालनट, ओक, मेपल, शहतूत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। वर्तमान में इनका विस्तार बहुत कम है, क्योंकि इन वनों के क्षेत्रों के अधिकांश भागों को काट करके कृषि भूमि प्राप्त कर ली गई है। इसके बाद चौथा जो प्रकार आता है उसे हम कहते हैं घास के मैदान या सवाना वन। ये जो वनस्पति है इसका तात्पर्य घास के मैदानों से है। यहाँ पर घास के साथ साथ वृक्ष दूर दूर स्थित होते हैं। एशिया के अंदर मध्य एशिया में मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिज आदि प्रदेशों में इस प्रकार की वनस्पति मिलती है। वर्तमान में इन घास के मैदानों का मुख्य महत्व पशु चारण को लेकर के है। शीतोष्ण घास के मैदान जो है वो कैस्पियन सागर के उत्तर में स्थित है, जिन्हें स्टेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात महत्वपूर्ण है, ये बात हमें भी ध्यान रखनी है कि स्टेपी जो है वो शीतोष्ण घास के मैदान के रूप में कैस्पियन सागर के उत्तर में है, अर्थात ये जो भाग है यहाँ पर हमें जो घास के मैदान दिखाई देते हैं उन्हें हम स्टेपी के नाम से जानते हैं। अगली जो प्रकार की वनस्पति आती है वो है कोणधारी वनस्पति। कोणधारी वनस्पति जो है वो एशिया के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में, मुख्य रूप से ये जो हमें उत्तरी चीन है या उत्तरी दक्षिण कोरिया है और उत्तरी जापान है, उन भागों के अंदर इस प्रकार की वनस्पति का हमें विस्तार देखने को मिलता है। ये जो वनस्पति है इसे हम टेगा वन के नाम से भी जानते हैं और इस प्रकार के वनों के अंदर मुख्य रूप से स्प्रूस, चीड़, लार्च, सीडर, हेमलॉक आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ियां कोमल होने के कारण से ये कागज लुगदी उद्योग के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसी कारण से इनका आर्थिक दृष्टि से शोषण भी अधिक हुआ है और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण से इनकी कटाई भी बहुत अधिक हुई है। अगले प्रकार की जो वनस्पति आती है वो आती है मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति जो है ये एशिया के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो उष्ण और शुष्क दशाएं रखते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये इस वनस्पति का हमें विस्तार दिखाई देता है। यहाँ पर तापमान उच्च पाए जाते हैं और वर्षा कम होती है। थार मरुस्थल, मध्यवर्ती चीन का क्षेत्र, अरब का विशाल मरुस्थल इत्यादि के अंतर्गत इस प्रकार की वनस्पति हमें दिखाई देती है। ये जो हम यहाँ पर छायांकित भाग देख रहे हैं, इन क्षेत्रों के अंतर्गत हमें मरुस्थलीय वनस्पति का विस्तार अधिक दिखाई देता है। इनमें मुख्य रूप से बबूल, खेर, कीकर, खजूर और कटीली झाड़ियां आदि मिलती हैं। ये वन जो है इनकी आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता कम है और उसके साथ साथ यहाँ पर वनस्पति का विस्तार भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। सामान्यतः वृक्ष छोटी झाड़ियों के रूप में दूर दूर स्थित होते हैं। अगले जो प्रकार की वनस्पति आती है उसे हम कहते हैं पर्वतीय वनस्पति, जो कि सामान्यतः जो पर्वतीय भाग है एशिया के, उन भागों में पाई जाने वाली वनस्पति को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर वनस्पति में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर उच्चावच का प्रभाव जलवायु दिशाओं पर देखने को मिलता है। इसके कारण से बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति भी परिवर्तित होती हुई जाती है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता हुआ चला जाता है। इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान के कम होने के कारण से
वृक्षों की जल की आवश्यकता भी कम होती हुई चली जाती है, जिससे कम मात्रा में वर्षा भी अधिक मात्रा के बराबर हो जाती है। अर्थात वहां पर वनस्पति का प्रकार वर्षा के कम होने पर भी, चूंकि तापमान कम हो जाता है, इसके कारण से वनस्पति के प्रकार में भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए पर्वतीय भागों में उष्ण और शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति मिलती है, या अर्थात उष्ण से लेकर के शीतोष्ण प्रकार की जो वनस्पति है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि मुख्य रूप से 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलती है। इससे अधिक की ऊंचाई पर शीत शीतोष्ण वनस्पति के रूप में हमें दिखाई देती हैं, और जो कि 4000 मीटर की ऊंचाई तक हम पाई जाती हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर वनस्पति बहुत ही कम होती हुई चली जाती है, क्योंकि तापमान बहुत कम हो जाने के कारण से वृक्षों के लिए आवश्यक मात्रा में जो तापमान होना चाहिए वो यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाता, और सामान्यतः 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर हिमरेखा का विस्तार हो जाने के कारण से कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जो वनस्पति के विभिन्न प्रकार हैं, उन वनस्पति के विभिन्न प्रकारों को अध्ययन की दृष्टि से हमने 7 भागों में बांट करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। हम अगले विषयों पर फिर वापस से हम चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।